नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली पहुंचे। हरियाणा के भवन में दिल्ली पहुंचते हुए सीएम मनोहर लाल नजर आए और कल दुबई के लिए रवाना होंगे। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। सीएम मनोहर लाल दिल्ली पहुंचे और कल दुबई के लिए रवाना होते हुए नजर आएंगे। दिल्ली के हरियाणा भवन पहुंचते हुए सीएम मनोहर लाल नजर आए और कल जानकारी के अनुसार दुबई के लिए रवाना होने वाले। कल सुबह दुबई के लिए सीएम मनोहर लाल रवाना होंगे और दिल्ली मुख्यमंत्री पहुंच गए, यानी कि सीएम मनोहर लाल जो है वो दिल्ली हरियाणा भवन पहुंच चुके हैं और कल सुबह जो है दुबई के लिए मुख्यमंत्री रवाना होने वाले। दुबई जाने का उनका जो शेड्यूल है, जो प्लान है, वो कल का है। कल वो दुबई के लिए रवाना होंगे। उसको लेकर दिल्ली भवन आज जो है वो सीएम मनोहर लाल पहुंचते हुए नजर आए और दिल्ली में हरियाणा भवन में सीएम मनोहर लाल पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर, तस्वीरें देखिए आप। सीएम मनोहर लाल हरियाणा भवन दिल्ली पहुंच चुके हैं और जानकारी के मुताबिक कल दुबई के लिए सीएम मनोहर लाल को रवाना होना है और उसी को लेकर हरियाणा भवन में सीएम मनोहर लाल दिल्ली में पहुंचते हुए नजर आए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीएम मनोहर लाल अपने हरियाणा भवन में पहुंचे और यहां से सीधे कल सुबह दुबई के लिए रवाना हो जाएंगे। सीएम उनका जो दुबई का कार्यक्रम है उसमें शिरकत लेंगे। हरियाणा भवन में सीएम मनोहर लाल दिल्ली पहुंच चुके हैं और कल सुबह दुबई के लिए रवाना हो जाएंगे। पुलिस की ये दोनों विषय अलग अलग हैं। किसान की ये जो चिंता है जायज है कि खड़ी फसल के ऊपर वर्षा हो जाती है, कोई भी नुकसान होता है, तो उसमें सब लोगों की चिंता उसमें शामिल है। हमने उसकी स्पेशल गिरदावरी है उसका आदेश कर दिया है। अब वर्षा जैसे रुक गई है तो अगले कुछ दिनों में ही जो फसल अभी खराब हुई है, कटी नहीं है, उसकी सारे की स्पेशल गिरदावरी होगी और जैसा भी नुकसान का आंकलन होगा उस हिसाब से जो पॉलिसी है सरकार की, उस हिसाब से उनको कंपनसेशन दिया जाएगा। जहां तक आड़तियों का विषय है, आड़तियों की कुछ मांगे हैं और कुछ मांगे तो ऐसी जो लगातार हर बार होती हैं, लेकिन हर बार उनके साथ बैठ के बातचीत की जाती है। इस बार की जो बातचीत हुई है, नवरात्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला में कालका के चंडी माता मंदिर पहुंचे और मुख्यमंत्री ने मंदिर में शीश नवाया और मंदिर में चल रहे हवन यज्ञ में शामिल हुए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों को नवरात्र की बधाई दी और इस दौरान सीएम ने कहा कि आज माता चंडी देवी मंदिर माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड के अंतर्गत विकसित हो रहा है और सीएम ने यह भी कहा कि चंडी मंदिर के अलावा चंडीवास इलाके में भी विकास करेंगे। पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में स्वराज्य भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा की विशेष स्क्रीनिंग हुई है और इसमें सीएम ने तमाम मंत्रियों और विधायकों के साथ देखा है। उसके बाद स्वराज्य की विशेषताओं को बताया गया और मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया और किसानों को लेकर सीएम ने कहा कि बारिश से जिन किसानों की फसलें खराब हुई हैं उसकी स्पेशल गिरदावरी कराई जाएगी और फसल कटने से पहले स्पेशल गिरदावरी कराकर नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। सीएम ने यह भी जानकारी दी है कि केंद्र सरकार को आड़तियों का कमीशन बढ़ाने के लिए पत्र लिखा गया है और इसी दौरान सीएम ने तीसरे मोर्चे की कवायद को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। अमृत महोत्सव के इस वर्ष में देश की आजादी के इतिहास को ऐसे जो अनसंग हीरोज हैं और जो 1857 से पहले की भी जो घटनाक्रम इस देश में हुआ उनको लेकर के दूरदर्शन ने एक 75 एपिसोड की श्रृंखला ये तैयार की है, जिसके अंदर ऐसी बहुत सी घटनाएं, विदेशी आक्रांताओं ने जिस देश के ऊपर आक्रमण किया, यहाँ लूटमार की और उसकी सारा जो चित्रण है वो बहुत सजीव ढंग से दिखाया गया है। इन 75 एपिसोड में से 2 एपिसोड आज ये स्वराज श्रृंखला के हमने देखे हैं। माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड में अब वो चंडी मंदिर आ चुका है, उसकी जो भी मंदिर की गतिविधियां हैं अब उसी श्राइन बोर्ड के माध्यम से चलती हैं और बहुत अच्छे सुचारू ढंग से चलने लग गई हैं। मैं तो उस पर पहली बार गया हूं, लेकिन पिछले 3 वर्षों से अब वहां नवरात्रों के जो कार्यक्रम है, माता की जो पूजा है, वो सारी विधिवत ढंग से होती है और वहां
वहाँ जिस भी प्रकार की कोई कमियां होंगी उसको दूर करेंगे और अच्छा यात्रियों के लिए यानी तीर्थ यात्रियों के लिए उसको और अच्छा श्रेष्ठ बनाया जाएगा, ताकि उस मंदिर की पुरानी जो परंपरा है चंडी मंदिर वास्तव में वो है। इससे भी एक प्राचीन मंदिर और है चंडीवास मंदिर, बहुत इंटीरियर में जाकर के गांव में है। हमने आज उसकी भी चर्चा की है। तो वास्तव में ये जिसके नाम पर चंडीगढ़ ये शहर बसाया गया है, ये जो चंडी का एरिया है, चंडी माता का एरिया, इसी क्षेत्र में है कि मान्यता इसको विकसित करें। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि यहाँ का जो एयरपोर्ट है उसका नाम शहीद भगत सिंह जी के नाम पर रखने का फैसला हो गया है, जिसकी आप मन की बात में जिसकी उन्होंने घोषणा भी की है। विधिवत अब कल उनका जयंती का दिन है शहीद भगत सिंह जी का, इस दिन विधिवत उसका नाम शहीद भगत सिंह हो जाएगा। मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी का हरियाणा की जनता की ओर से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। ये इस जो कोई फिसड्डी लोग रह जाते हैं, जो निराश होते हैं, ऐसे सब पार्टियां मिलकर के कब से तीसरे मोर्चे की बात कर रही हैं। तीसरा भी मोर्चा नहीं आता, कोई दूसरा नहीं आता। अब तो देश के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की स्थायी रूप से लंबे समय तक सरकार चलेगी। सब लोग निश्चिंत हैं और जनता भी सारी चीजों को समझती है। जनता अब ये थर्ड फोर्स सेकंड फोर्स इसके ऊपर कहीं ध्यान नहीं जाना चाहिए निश्चित रूप से, क्योंकि उन्होंने अपनी हड़ताल समाप्त की है। मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने किसान के हित में भी और अपने हित में भी प्रदेश में भी एक ठीक वातावरण बना रहे। उनकी जितनी बातें थी उसमें से कुछ बातें हमने मान ली हैं, कुछ बातें हमारे हाथ में नहीं है, वो केंद्र सरकार के हाथ में। हमने पत्र भी लिखा है और उस पत्र के माध्यम से कहा है कि इनकी जो कमीशन है, आड़त है, उसमें एनुअल कुछ इंक्रीज देने का अगर सरकार बनाती है तो वो ठीक रहेगा। हमने पत्र लिखा, उनको बता भी दिया। किसानों की इस चिंता के साथ उनके हाथ खड़े हैं और जो स्पेशल गिरदावरी उसके आदेश हो चुके हैं। जहां जहां नुकसान हुआ है अगले 2-3 दिनों में फसल कटने से पहले ही उनकी सब गिरदावरी हो जाएगी और जो भी नुकसान हुआ है उसका सरकार जो है निर्धारित समय में उनको मुआवजा मिल जाए। बहुत इंतजार में एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर रक्षा मंत्री से ओपी धनखड़ जो है वो मुलाकात करते हुए नजर आए। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। मूर्ति अनावरण कार्यक्रम का न्योता दिया, पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति अनावरण होगा, उसका न्योता दिया गया। कुलाना गांव में ये मूर्ति लगनी है। ये बड़ी खबर दिल्ली से। रक्षा मंत्री से ओपी धनखड़ मिलते हुए नजर आए। मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में आने का न्योता दिया गया। पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति का अनावरण होगा और कुलाना गांव में ये मूर्ति पृथ्वीराज चौहान की लगाई जानी है और उसी को लेकर रक्षा मंत्री को ये न्योता जो है यानी कि राजनाथ सिंह को ये न्योता दिया गया है और ओपी धनखड़ के द्वारा ये न्योता दिया गया। पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम कुलाना गांव में ये मूर्ति जो है वो लगने वाली है। उसी के मद्देनजर ओपी धनखड़ ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को न्योता दिया, उनसे मुलाकात करी, मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में आने का न्योता दिया है। पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति का लगनी है और कुलाना गांव में ये मूर्ति लगनी है, उसको लेकर न्योता दिया गया। तस्वीरें आप देखिए, राजनाथ सिंह ओपी धनखड़ मुलाकात करते हुए वहां पर ओपी धनखड़ जो है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को न्योता देते हुए नजर आए। ये दिल्ली से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर मूर्ति अनावरण को लेकर यहां पर मुलाकात की गई है और पृथ्वीराज चौहान की जो मूर्ति है उसका अनावरण होना है, उसका निमंत्रण देने के लिए राजनाथ सिंह के पास ओपी धनखड़ पहुंचे और दोनों की मुलाकात हुई है। राजनाथ सिंह से ओपी धनखड़ की यह मुलाकात, मूर्ति अनावरण कार्यक्रम को लेकर निमंत्रण और पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति का अनावरण होना है। खबर यमुनानगर से है। यमुनानगर के जगाधरी में रामलीला क्लब में भगवान राम की शोभा यात्रा का आयोजन किया गया और इस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में पहुंचे हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने लोगों को इस कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं और श्री राम के आदर्शों पर चलने के लिए कहा। शिक्षा मंत्री ने लोगों को महाराजा अग्रसेन जयंती पर भी बधाई देते हुए कहा कि जिस समाजवाद की हम बात किया करते हैं उस समाजवाद की शुरुआत महाराजा अग्रसेन ने की थी। मैं महाराजा अग्रसेन जी की जयंती पर सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और जिस समाजवाद की बात आज हम करते हैं या काफी टाइम से चलती है, तो उस समाजवाद को अगर सही अर्थों में किसी ने उसकी शुरुआत की तो महाराजा अग्रसेन जी की।
हम उनके दिखाए रास्ते पे चले और समाज में जो छोटे बड़े का ही है, अमीर गरीब की है, उस खाई को पाटने का काम भी करें और जो लोग हमारे वैसे पीछे रह गए उनको साथ लेके अपने बराबर में लेके चलने का भी प्रयास करें। भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अनाज मंडियों में काम करने वाले आढ़तियों से अपील की है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो अपनी हड़ताल को खत्म कर बाजरे की खरीद को भी सुनिश्चित करें जिससे किसानों को कोई भी परेशानी ना हो। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर से बाजरे की खरीद प्रदेश भर की मंडियों और खेल ग्राउंड और एफपीओ के माध्यम से करवाई जाएगी। इसके लिए विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। और इसके अलावा मंडी सुपरवाइजर योगेश शर्मा ने बताया कि जिले में 9 खरीद केंद्र बनाए गए हैं जिसमें ईश्वरवाल, भिवानी, पाजू, केरू, जोई, लोहारू, पहल, तोशाम, सीवानी खरीद केंद्र शामिल हैं और वहां पर खरीद की जाएगी। उन्होंने कहा कि भिवानी में बाजरे का उत्पादन अधिक होता है और ये बाजरा मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से खरीदा जाएगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान के नाम पर झूठी राजनीति करने वाले लोग हैं। ये मंडियों से मिले हुए हैं, किसान का शोषण करवाते हैं और किसान को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। किसान भाइयों की सारी चीजें सामने हैं। मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं कि 1 तारीख से चाहे हमें गांव में मंडी चलानी आ जाए, चाहे हमें सेलर में मंडी चलानी आ जाए, खेल के ग्राउंड में मंडी चलानी आ जाए, एफपीओ से, पंचायतों से कोई भी व्यवस्था करनी आ जाए। रतिया के विधायक लक्ष्मण दास नापा ने रतिया क्षेत्र के बाढ़ग्रस्त गांव का दौरा किया और यहां पर बारिश से तबाह हुई फसलों की जानकारी ली। किसानों और गांव वासियों से मिलकर उनको आश्वासन दिया और ये कहा कि बर्बाद हुई फसलों की तुरंत गिरदावरी करवाकर किसानों को उचित मुआवजा दिलवाया जाएगा। जिन लोगों का मकान क्षतिग्रस्त हुआ है उनकी भी मदद करवाई जाएगी। और इसी को लेकर विधायक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री से मिलकर पूरी स्थिति से उनको अवगत करवाएंगे और लोगों की हर संभव सहायता दिलाने को लेकर मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे। बहुत ही भारी बरसात होने से बड़ा ही
तो पहले दिन उन्होंने मेरे से 5,000 रुपये लिए अपनी गाड़ी में, 4,000 मैंने टोटल दे दिए उसको। ठीक है जी, उस दिन तो 9,000 चले गए, तो बाकी रह गए पैसे जी। इसकी 20,000 रुपये मांग रहा था मेरे से, तो 15 में बात हुई थी, तो बाकी के मैंने 6,000 देने थे, जो उसके लिए मेरे को ज्यादा टॉर्चर कर रहा था और तंग कर रहा था। तो आज दिनांक में मैंने उसको वो 6,000 दे दिए। और जो अपना चौकसी ब्यूरो है कुरुक्षेत्र, तो इन्होंने मौके पर उसको पकड़ लिया सर। पेवा थाना पे सर है, वो एक पैसे के लेने देने की दरखास्त है उसके पास, वो समझौता करवाने के उसमें अब वो 6,000 रुपये और मांग रहे थे, 15,000 तो मेरे को। अब वो हमारे पास आए कंप्लेंट लेके, मैंने उसकी कंप्लेंट को किया और रेडिंग पार्टी तैयार करके आज जाके उसको पेवा थाने में रेड करने की कोशिश करी। वो देखे कोर्ट में था, पेवा कोर्ट में ही उसने पैसे ले लिए उससे, और वो गाड़ी में बैठा था, अपनी में गाड़ी में फाइल में पैसे रख लिए, वो वहीं पकड़ लिया हमने मौके पे। 6,000 उससे फाइल से बरामद कर लिए। तो वहीं पर हरियाणा के जज्जर में भी विजिलेंस की टीम ने एक पटवारी को 37,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगों हाथों पकड़ लिया है। और दरोली निवासी नरेश ने शिकायत ये दी थी कि तुम बाहेड़ी निवासी अजय नाम का एक पटवारी ने उससे खेवट पड़वाने के नाम पर रिश्वत की मांग की थी, और इससे पहले भी 5,000 रुपए वो ले चुका है और अब 37,000 रुपए की और मांग कर रहा है। इसके चलते उसने विजिलेंस की यहां पर अपनी शिकायत को दर्ज करवाया और वहीं कार्रवाई करते हुए रेवाड़ी रोड स्थित पटवार खाने से 37,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों उसको पकड़ लिया गया और नोटों पर पाउडर भी लगाया गया था, जिससे ये साबित हो सके कि पटवारी ने रिश्वत ली है। और इस कार्रवाई ने जब पटवारी की पकड़ लिया गया तो वो रेवाड़ी रोड से यादव कॉलोनी की तरफ भागने लगा, जिससे भागते हुए उसको पकड़ा है। ये झज्जर की खबर है, जहां पर खेवट पड़वाने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी और रिश्वत लेते पटवारी जो है वो गिरफ्तार किया गया। दरअसल 37,000 रुपए की रिश्वत ये पूरा पटवारी मांग रहा था, जिसके बाद परेशान होकर जो पीड़ित था उसने विजिलेंस टीम में इसकी शिकायत को दर्ज करवाया और इसके बाद विजिलेंस की टीम जो है वो मौके पर पहुंचती हुई नजर आई और वहां पर पटवारी को रंगे हाथों जो है वो पकड़ा गया है। आगे की कार्रवाई विजिलेंस की टीम कर रही है। आज नरेंद्र ने हमें कंप्लेंट दी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि जी पटवारी हमारे से इंतकाल के नाम के पैसे मांग रहे हैं। तो उन्होंने हमारे जैसे ही कंप्लेंट दी, हमने उस पर तुरंत एक्शन लिया और पटवारी को रंगे हाथ पकड़ लिया। पटवारी से उन्होंने अब आज तो 37 है, 37,000 रुपये में रेड हैंडेड हुए हैं पटवारी, और पहले भी उनसे वो ले चुके हैं 5,000 रुपये। जुलाना के एक निजी स्कूल में प्रशासनिक अमला पहुंचकर स्कूल को सील कर दिया गया है और इसी को देखकर आसपास के लोग भी सख्ते में आ चुके। आखिर स्कूल को सील क्यों किया गया, और जब इस पूरे बारे में अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने ये बताया कि स्कूल के मालिक ने बैंक से लोन लिया हुआ था और उसे बार बार नोटिस देने के बावजूद भी वो नहीं चुका रहा था। इसी को लेकर बैंक ने स्कूल को सील करने की कार्रवाई की है और ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार जुलाना को नियुक्त किया गया है, जिनकी मौजूदगी में ये पूरी कार्रवाई भी की गई। इस प्रकार स्कूल को सील करने के बाद स्कूल में पढ़ने वाले करीब 425 बच्चों का भविष्य भी अंधेरे में लटक गया है। आखिर उनकी कक्षाएं कहां लगेंगी और इनमें से इन बच्चों का क्या कसूर है और किस तरह से इनकी जो कक्षाएं हैं वो आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। सील का क्या मामला है? ये एक फाइनेंस कंपनी है जिससे इन्होंने लोन वगैरह ले रखा है, वो डिफॉल्ट है। तो बैंक की तरफ से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जींद के पास सर्वेसी एक्ट पर कार्रवाई की मांग की थी, जिसमें इसको सील करने के आदेश है और मेरे को ड्यूटी मिली। कैथल में हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन ऋषभ कुमार गर्ग ने एक जिला प्रशासन और गौ रक्षा कार्य बल समिति और गौशाला के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की और इसमें उन्होंने गौशाला संचालकों से गौशालाओं के प्रबंधों को लेकर बातचीत की। इसके बाद उन्होंने कैथल के डोगरा गेट के गोपाल गौशालाओं का किया और इस दौरान उन्होंने ये कहा कि हरियाणा सरकार ने लंपी वायरस पर काबू पाने के लिए सार्थक कदम उठाए। उन्होंने ये भी कहा कि लंपी बीमारी हरियाणा प्रदेश समेत कई राज्यों में है, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के प्रयास से सरकार के अधिकारियों की मीटिंग बुलाकर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, जिससे
कोरोना की बीमारी पर काबू पाया गया था और उसी तरह से लंपी वायरस का मुकाबला कर उस पर भी काबू पाया गया। हरियाणा में 19 लाख गौवंश हैं और आपको बताएं हरियाणा सरकार ने 20 लाख वैक्सीन मंगवाई हैं और सरकार ने सभी जिले के उपायुक्तों को दिशा निर्देश दिए हैं कि सभी गौशाला और घरों में जो गौवंश हैं उन्हें वैक्सीन लगाई जाए। सरकार के निर्देश पर हरियाणा भर में सभी गौवंशों को 7 दिनों में वैक्सीन लगा दी गई। कैथल की खबर ये आपको बता रहे हैं, जहां पर गौ सेवा आयोग के चेयरमैन की बैठक हुई और उसमें साफ तौर पर इस बात को लेकर आश्वस्त किया गया कि जो गौशालाएं हैं और जो गौवंश हैं उनको बचाने को लेकर लगातार सरकार जो है वो प्रयासरत है। उनको वैक्सीन किया गया है, उनको वैक्सीनेट किया गया है, यानी कि जो लंपी वायरस है वो एक बड़े खतरे का जो है निशान बनती हुई नजर आ रही थी। इसमें काफी ज्यादा गौवंश और जो पशुपालन लोग हैं वो काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे कि आखिर किस तरह से अपने गौ को या फिर जो पशु थे उनको बचाया जा सके। इसको लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही थी कि किसी भी जो गाय है या पशु उसको कोई भी नुकसान ना हो, उसको लेकर उनको वैक्सीन दी गई और वैक्सीन के बाद इस बात को सुनिश्चित किया गया कि किस तरह से इनका देखभाल करनी होगी और किस तरह से इनका रख रखाव भी करना है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।